हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का व्योनिका फाउंडेशन में। हिंदी व्याकरण में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि सर हिंदी व्याकरण का यदि कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो वो समझ आ जाता है, उस टाइम के लिए याद भी हो जाता है, लेकिन फिर जब अगले टॉपिक्स पर जाते हैं उसके अंदर फिर और सब पार्ट्स मिलते हैं, फिर उसके अंदर और टॉपिक्स मिलते हैं और ऐसे कर करके फिर हमें वो चीज़ें क्या है, पजल्ड हो जा रहे हैं हम उन पे और चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। और फिर अगर हम उनका कंटिन्यू रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ें भूल जा रही हैं। हिंदी व्याकरण हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि कोई और सब्जेक्ट, क्योंकि मार्क्स आपको और सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन में भी उतने ही मिलेंगे और हिंदी के क्वेश्चंस में भी उतने ही मिलेंगे। तो अब बात आती है कि इसको कैसे टैकल किया जाए, कैसे चीज़ों को समझा जाए कि हर एक टॉपिक हमारे दिमाग में क्लियर रहे कि कौन सा टॉपिक कहाँ से आया है और उसको कैसे पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद किस टाइप के प्रश्नों को हम हल कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के बेसिक्स पर बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक कहाँ से निकल करके आया, उसको कहाँ पर पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद हमारे किस तरह के प्रश्न जो है वो हल होंगे। ठीक है, तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। यदि आपको इससे पहले हिंदी ग्रामर समझने में प्रॉब्लम आती रही है तो ट्रस्ट मी, मैं आपको ऐसे चीज़ों को एक के बाद एक कनेक्ट करूंगा कि आपको अब हिंदी ग्रामर पढ़ने में, उसको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इस वीडियो में आपकी अब खत्म हो जाएंगी और उसके बाद हिंदी व्याकरण के जो भी आप चैप्टर को पढ़ेंगे वो एकदम आपके दिमाग में क्लियर रहेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, उससे किस प्रकार के प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जो आप अपनी स्क्रीन पर चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट के माध्यम से मैं हर एक चीज आपको डिटेल में समझाऊंगा। आप रिलेट कर पाएंगे कि यस, ये चीज अगर मुझे पहले पता होती तो जो टॉपिक मैं पढ़ रहा था उसको पढ़ने में और मजा आता और मैं उसको और अच्छे से समझ पाता। मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप अपने मोहल्ले में हैं या किसी नए एरिया में जाते हैं और उस एरिया के बारे में आपको कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, वहां की गलियों के बारे में आप नहीं जानते हैं। आप जिस गली से गए वो मेन गली थी, लेकिन उसके अंदर और किसी गली में ले गए, फिर उसके बाद आपको दूसरी गली में ले गए, फिर उसके बाद राइट, फिर लेफ्ट, ऐसे करके बहुत सारी गलियां आपने देखी वहां पर। फिर आपको वहां पर अगर अकेला छोड़ दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप मेन रोड में वापस आ जाओ, तो आपको किसी ना किसी से पूछना ही पड़ेगा कि भैया ये गली रोड में बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी। ऐसे ही यदि आप अपने मोहल्ले की बात करें तो आपके मोहल्ले में बहुत सारी ऐसी गलियां होंगी। यदि आपका मोहल्ला बड़ा है तो आपके मोहल्ले में बहुत सारी ऐसी गलियां होंगी जिन गलियों में आप बहुत फ्रिक्वेंटली विजिट नहीं करते होंगे, लेकिन जब आप जाते हैं तो आपको एकदम नया नया दिखता है कुछ, और फिर अगर उसके अंदर और घुसते चले जाते हैं तो फिर आपको चीजें क्या है, पजल्ड होना शुरू हो जाते हैं कि अरे यार ये गली कहाँ से है, ये गली कहाँ कनेक्ट होगी, ये कहाँ से आई है, तो वो पूरा सब कुछ क्या होता है, पजल्ड हो जाता है। लेकिन यदि मैं उसी मोहल्ले का व्यू आपको ड्रोन से दिखाऊं, एक एरियल व्यू दिखाऊं, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि ये गली यहाँ से मेन गली में ऐसे कनेक्ट हुई है, मेन गली से वो गली, मतलब सारा कुछ एक पूरा मैप में दिखाई देगा आपको कि ये मेन गली है, इससे ये वाली एक गली गई है, फिर वहां से लेफ्ट ये वाली गई है, फिर इस गली में स्कूल आता है, फिर ये गली घूम के ऐसे यहाँ से कनेक्ट होती है, ये गली यहाँ से कनेक्ट होती है। तो सारा कुछ आपको क्या है, एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, एक एरियल व्यू मिल जाएगा। ऐसे ही हिंदी व्याकरण का यदि आपको मैं सडन बोलूं कि क्रिया विशेषण पढ़ लो, अब क्रिया विशेषण आपने पढ़ तो लिया, फिर क्रिया विशेषण के बाद में थोड़ी देर में आपने बोला सार्थक क्रिया पढ़ लो, फिर थोड़ी देर में आपने बोला कि यार विशेषण पढ़ लो, फिर थोड़ी देर में आपको किसी ने बोला कि समुच्चय बोधक पढ़ लो, फिर आपने किसी ने बोला कि सर्वनाम पढ़ लो। तो ऐसे बीच बीच से पढ़ेंगे तो आपको चीजों को समझने में मुश्किल होगी और आप पजल्ड हो जाएंगे और फिर आपको एक टाइम पर लगेगा कि यार ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो रहा है, या फिर आपको चीजें समझ नहीं आएंगी और आप इरिटेट हो जाओगे। फिर आप हमेशा के लिए आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि यार हिंदी व्याकरण बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज आपको इस वीडियो में इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। जब आप हिंदी व्याकरण का एक एरियल व्यू देखेंगे तो आपको उस एरियल व्यू में सब कुछ समझ में आएगा कि कौन सा पार्ट कहां से आया है, कौन सी चीज कहां से निकली है और इसको हम क्यों पढ़ते हैं और हम इसको पढ़ करके अपने प्रश्नों को कैसे एग्जाम में अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया हुआ और इस चार्ट में शब्द विचार लिखा हुआ है और शब्द विचार के 4 पार्ट यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन आपको याद होगा मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पढ़ाया था आपको वर्ण विचार। तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, वर्ण विचार, क्योंकि किसी भी भाषा को जानना है, किसी भी भाषा के बारे में आपको पढ़ना है तो उसकी लिपि, उसके वर्णों का आपको ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो आपको मैंने हिंदी व्याकरण का पहला लेक्चर पढ़ाया था और उसमें मैंने बताया था वर्ण विचार, वर्णों से फिर मिल करके शब्द बने। तो और शब्द विचार का भी मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था कि कैसे शब्दों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। तो हिंदी व्याकरण जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है वर्ण विचार। फिर उसकी जो अगली कड़ी आती है, मतलब जो नेक्स्ट स्टेप आता है हिंदी व्याकरण पढ़ने का, वो आता है शब्द विचार।
जब आप शब्द विचार पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे शब्द विचार, मैंने ये हेडिंग पढ़ी हुई है और शब्द विचार के मैंने ये 4 टॉपिक यहाँ पर बनाए हुए हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द, रचना और बनावट के आधार पर और अर्थ के आधार पर, और चौथा है प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर। तो देखो पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा, फिर इसके बाद हम टॉपिक पे मूव करेंगे। वर्ण विचार यानी कि जब हिंदी व्याकरण को लिपिबद्ध किया गया, लिपिबद्ध करने के बाद हमने चिन्ह को निर्धारित किया गया कि अगर मैं इसको पेन बोलता हूं, ये है पेन, तो पेन में पा बनेगा और ना बनेगा, एक ही मात्रा लगेगी, तो पेन इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर क्या हो गया, उन वर्णों को, मतलब वर्ण हमने निर्धारित कर दिए, वर्णों को मिलाकर के हमने शब्द बना लिया। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, हजारों लाखों की संख्या में है। मैं आपसे इतनी देर से बात कर रहा हूं, मैंने जाने कितने शब्द आपको बोल दिए होंगे समझाने के लिए। तो शब्दों को क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, मतलब शब्दों को कैटेगराइज किया गया है कि ये इस तरह के शब्द हैं, ये इस तरह के शब्द हैं और ये इस तरह के शब्द हैं। और इन्हीं शब्दों को हमें पढ़ना होता है। और आपको जब अलग अलग टॉपिक के माध्यम से पढ़ते हैं कि संज्ञा पढ़ी आपने, सर्वनाम पढ़ा आपने, तो आपको लगता है कि अरे ये एकदम नई चीज है। दरअसल आप पढ़ के आ रहे होते हैं उसमें शब्द भेद, शब्दों के भेद, किस किस टाइप के शब्द होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं। तो यदि देखा जाए शब्दों को, जो हिंदी भाषा में शब्द बने, यानी कि पहले लिपि से हम उनको लिपिबद्ध करके हमने वर्ण बनाए, वर्णों को मिला करके फिर हमने शब्द बनाया। इन शब्दों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। तो अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया तो इनको कुल मिलाकर के 4 कैटेगरी में बांटा गया। पहला तो उत्पत्ति के आधार पर भी बांटा गया, इनको रचना के आधार पर बांटा गया, अर्थ के आधार पर बांटा गया और प्रयोग और रूपांतरण के आधार पर बांटा गया। पहले वाले को ध्यान से देखिए, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को बांटा गया। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर का क्या मतलब है, यानी कि जैसे जैसे शब्द बनते गए हैं, जैसे जैसे शब्दों का निर्माण होता गया, जैसे जैसे नए शब्द मिलते गए हैं, उसके आधार पर शब्दों को डिवाइड कर दिया गया। तो शब्दों को बेसिकली 2 तरीके से डिवाइड किया गया था, तत्सम और तद्भव। और बाकी ये जो बाद में आप देख रहे हैं देशज, विदेशज और संकर शब्द जो आप देख रहे हैं, ये बाद में अभी शामिल हुए हैं, लेकिन जो शुरू में इनको वर्गीकरण किया गया था तत्सम और तद्भव, और ज्यादातर प्रश्न यहीं से बनते हैं। तत्सम शब्द वो जो संस्कृत भाषा में शुरू में थे और फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने हिंदी में उनको यूज करना शुरू किया और अपनी बोलचाल की भाषा में उनको थोड़ा बहुत आमूल-चूल परिवर्तन करके उनको हमने यूज करना शुरू कर दिया। जैसे मैं कहूँ आंख, तो आंख को पहले क्या बोला जाता था, अक्षी, लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे आंख का नाम परिवर्तित हो गया और हम हिंदी भाषा में उसको बोलने लगे आंख। ठीक है, तो हमने क्या 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि जो पहले शुरू में जो शब्द बने थे वो शब्द, और जो बाद में शब्द बने, यानी कि हमने उनमें परिवर्तन करके जो नए शब्द बनाए, अक्षी को हमने आंख कर दिया, तो उनको 2 तरीके से हमने विभाजित किया कि एक तत्सम शब्द है जो शुरू में आए थे और दूसरे क्या है, तद्भव शब्द है। तो ये आपको क्लियर हो जाने की चाहिए कि तत्सम और तद्भव जो आप पढ़ते हैं ये एम ही नहीं है, इसका वही है कि शब्दों का जब वर्गीकरण किया गया तो शब्दों के वर्गीकरण में 2 तरीके से पहले वर्गीकरण किया गया, तत्सम और तद्भव। तो हम यहाँ से तत्सम और तद्भव पढ़ते हैं और हमें ये जानकारी हमसे पूछी जाती है एग्जाम में हमसे कि भाई पहले आंख को क्या बोला जाता था, तो आपसे पूछा जाता है कि आंख का तत्सम क्या होता है। तो आपने बताया सर आंख का तत्सम जो है होता है अक्षी। ठीक है, ऐसे ही कान का तत्सम क्या होता है, यानी कि कान को पहले क्या कहा जाता था। इससे भाषा की ही आपकी टेस्टिंग हो रही है। एग्जामिनर आपसे अगर कान का तत्सम पूछ रहा है, यानी आपसे कान का पहले का नाम क्या था वो पूछ रहा है। ठीक है, इसके बाद टाइम से देशज, विदेशज और संकर, जैसे जैसे हमारी भाषा में अन्य शब्द शामिल होते गए, यानी कि लोकल बोलचाल की भाषा में जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें कुछ शब्द होते हैं तो उनको भी शामिल कर लिया गया, तो उनको देशज शब्द कह दिया गया। फिर धीरे धीरे जो विदेशी शब्द है जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, ऐसे शब्दों को हमने इंग्लिश भाषा से डायरेक्ट वैसे के वैसे अडॉप्ट कर लिया अपनी भाषा में, तो उनको हमने विदेशी शब्द बोल दिया। शंकर शब्द भी आ गया, जो मिला करके दोनों शब्द बने हैं वो उनको हमने शंकर शब्द कह दिया। ठीक है, तो ये है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, शब्दों के भेद। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर। तो आपको क्लियर हो गया ये दिमाग में कि हम तत्सम तद्भव कहां से पढ़ते हैं, इसकी कड़ी कहां से जुड़ी हुई है। मेन रोड जो आपकी चल रही है वो आपको पता होना चाहिए, शब्द भेद की मेन रोड चल रही है। शब्द भेद की मेन रोड में 4 गलियां गई, कौन कौन सी, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, रचना और बनावट के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद और प्रयोग और रूपांतरण के आधार पर शब्दों के भेद। तो ये 4 गलियां गई। अब इन 4 गलियों में बहुत सारी छोटी छोटी गलियां गई हैं, इनको भी आपको समझना है। ठीक है, तो दूसरा है रचना एवं बनावट या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद।
तो रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए गए। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द आपको अभी मैं पढ़ा दूंगा, या आप कहीं से भी वीडियो आपने देखा होगा या इससे पहले आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो रूढ़ शब्द होते हैं, रूढ़ मतलब क्या होता है? जो मूल होता है, जो जड़ होता है। रूढ़ मतलब जो पहले से, ठीक है, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग स्टेज में, तो जो पहले के शब्द यानी कि उनमें बिना कुछ ऐड किए जो मूल शब्द होते हैं वो होते हैं रूढ़ शब्द, उनमें कुछ भी ऐड नहीं किया जाता है। इसके बाद आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द नाम से ही पता चल रहा है, यौगिक मतलब मिश्रण, यानी कि पहले जो रूढ़ शब्द था उस रूढ़ शब्द में कुछ ना कुछ मिला दिया गया और उसमें जब जैसे कोई प्रत्यय उपसर्ग ऐसा ऐड कर दिया गया तो एक नया शब्द बन गया, तो उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द, यानी कि मिश्रण से जो बना हुआ शब्द है। इसके बाद तीसरा नंबर है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द मतलब कि जो रूढ़ शब्द है और जो यौगिक शब्द है उन दोनों को मिलाने के बाद जो नया शब्द बनता है वो योग रूढ़ शब्द कहलाता है। ठीक है, जो एकदम डिफरेंट मीनिंग देता है। जैसे कि एक शब्द मैं बोल देता हूं नील कमल या नीलकंठ, ऐसा टाइप का जो शब्द होते हैं उससे मतलब मूल शब्द जो था और जो यौगिक शब्द था उन दोनों को मिलाया, उससे कोई एक डिफरेंट मीनिंग निकला, यौगिक रूढ़ शब्द उनको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद किए गए हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द नाम से ही पता चल रहा है कि जिनके अर्थ निकले हैं, जिनका कोई ना कोई अर्थ है वो है सार्थक शब्द, और जिनका कोई अर्थ नहीं है वो है निरर्थक शब्द। आप सभी को पता है, जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं पेन वेन, रोटी सोटी, ऐसा टाइप कुछ है ना, बोल देते हैं, जो एक्स्ट्रा वर्ड जो बोल देते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो है निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। ठीक है, तो सार्थक शब्द जिनका अर्थ है और निरर्थक शब्द जिनका अर्थ नहीं है। आपके दिमाग में सवाल ये बन रहा होगा कि सर सार्थक और निरर्थक शब्दों से प्रश्न कैसे बनेंगे? हमने तो नहीं देखा कि सार्थक और निरर्थक शब्दों से कोई प्रश्न बनेगा और पूछेगा भी अगर कुछ इनमें से कुछ, तो हम तुरंत बता देंगे कि कौन सा सार्थक है और कौन सा निरर्थक है। नहीं, ऐसे नहीं बनते हैं। सार्थक और निरर्थक शब्दों के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एक अनार्थी शब्द, ठीक है, जिनको समानार्थी बोलते हैं, सिनोनिम्स जिनको बोलते हैं, ये शब्द हम पढ़ते हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एक अनार्थी शब्द, ये सब हम पढ़ते हैं सार्थक और निरर्थक शब्दों के अंदर। समझ गए होंगे आप? तो आपसे विलोम शब्द पूछेगा, आपसे पर्यायवाची शब्द पूछेगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रयोग और रूपांतरण के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग और रूपांतरण के आधार पर शब्दों के 2 टाइप के भेद हैं। एक तो आपका है विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी के अंदर आपके 4 पार्ट हैं और अविकारी के अंदर आपके 4 पार्ट हैं। टोटल दोनों मिलाकर के कितने हो जाते हैं? 8 पार्ट। और यही 8 पार्ट क्या है आपके? पार्ट ऑफ स्पीच, जिनको आप बोलते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, ये सारे क्या हैं आपके? ये हैं विकारी और अविकारी शब्द। 4 विकारी, 4 अविकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी है, और क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक आपके जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अविकारी शब्द। अब बताइए इसमें से कुछ भी ऐसा छूटा रह गया है जो आपको व्याकरण की दृष्टि से आपको समझ ना आता हो, या फिर आप कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो जिसमें आपको ये सब लग रहा हो कि यार ये नया है, ये क्या है, ये कहां से निकल करके आया है। अगर जो छोटी मोटी 2-4 चीजें हैं वो मैं आपको एक रिकैप में बता देता हूं। मैंने आपको क्या बताया? वर्ण विचार के पहले टॉपिक में वर्णों को हमने पढ़ा कि वर्ण कितने टाइप के होते हैं, वर्ण कितने होते हैं, वर्णों की संख्या क्या होती है, किस वर्ण को क्या कहा जाता है, वर्णों का क्या वर्गीकरण है, कौन से वर्ण जो हैं वो अघोष हैं, कौन से सघोष हैं, कौन से अल्प प्राण हैं, कौन से महाप्राण हैं, ये सारे कुछ क्या है हमने वर्ण विचार की क्लास में पढ़ा। उसके बाद आता है शब्द विचार। शब्द विचार की क्लास में हमने पढ़ा कि शब्दों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और उन्हीं 4 पार्ट से जितनी भी चीजें बाकी निकल करके आती हैं उन्हीं को हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में, और उन्हीं से ज्यादातर प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आपके पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे तो पर्यायवाची शब्द आपके किसका पार्ट है? हमारे सार्थक शब्दों का पार्ट है। तो सार्थक शब्द हमारे पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये क्या है? सार्थक शब्दों का पार्ट है। रचना, बुनावट और इन सब के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं वो क्या है? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इनमें क्या पढ़ेंगे सर? हम इन पे समास पढ़ेंगे, इन पे संधि विच्छेद पढ़ेंगे, है ना। शब्दों को मिलाया, एक नया शब्द बना, तो इन पे सब पे हम संधि विच्छेद पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम इन पे पढ़ेंगे। मतलब आपको बेसिक समझा रहा हूं मैं। इसके बाद उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर मैंने बताया क्या पढ़ेंगे? तत्सम पढ़ेंगे, तद्भव पढ़ेंगे, विदेशज, देशज, ये शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, और रूपांतरण के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द पढ़ेंगे, जिसमें हम संज्ञा, सर्वनाम, जितने भी
8 हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ना इंग्लिश में, वैसे ही इसमें विकारी और अविकारी मिलकर के टोटल 8 होते हैं और इसको हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए इसमें से सर्वनाम कौन सा है, सर्वनामिक विशेषण कौन सा है, कौन सा क्रिया है, कौन सा क्रिया विशेषण है, कौन सा संज्ञा है। ऐसे जितने भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो विकारी और अविकारी वाले पार्ट से पूछे जाते हैं, क्योंकि अविकारी और विकारी का ही पार्ट है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये जितने भी हैं 8 पार्ट, ये आपके इसी के पार्ट है। यदि आपसे विलोम शब्द पूछे जाते हैं तो विलोम शब्द सार्थक शब्दों का पार्ट है। आपसे पर्यायवाची पूछे जाते हैं वो सार्थक शब्दों का पार्ट है। आपसे क्या पूछा जाता है, यौगिक में जैसे संधि विच्छेद या फिर ऐसे कुछ और समास या कुछ भी पूछा जाता है, वो किसका पार्ट है आपका, रूढ़ यौगिक योग रूढ़ शब्दों का पार्ट है। वो किसका पार्ट है, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का पार्ट है। यदि आपसे तत्सम तद्भव पूछे जाते हैं तो वो किसका पार्ट है, स्रोत के आधार पर जो शब्द पूछे जाते हैं इनका पार्ट है। ठीक है, इन्हीं चीजों को पढ़ना होता है, यही है बेसिक चीजें। ये बेसिक अगर आपको पता है हिंदी ग्रामर का, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी ग्रामर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ समझ नहीं आया या फिर एक आध चीजें कोई परेशान कर रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसमें जवाब दे दूंगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी मेहनत लगती है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और अगली जो वीडियो आने वाली है वो है विशेषण की, तो आप लोग जरूर उसे देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद विशेषण के बाद क्रिया, क्रिया के बाद क्रिया विशेषण, फिर समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, और इसके बाद हम विकारी और अविकारी शब्दों को खत्म कर देंगे। फिर इसके बाद हम तत्सम तद्भव, संधि विच्छेद और जो बाकी के पार्ट हैं ग्रामर के, उन पर हम बात करेंगे, उनको हम पढ़ेंगे और फिर इनके बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और वाक्य शुद्धि पर रिलेटेड बहुत जल्दी मैं वीडियो लाने वाला हूं। वाक्य शुद्धि की एक पूरी सीरीज चलाएंगे हम लोग, उसमें बहुत सारे वाक्यों को हम बनाएंगे, उस पर बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे एग्जाम तक हम बहुत सारी चीजें ऐसे करने वाले हैं चैनल पर। आप चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें अप्रिसिएट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।